आपने कभी किसी को गोली मारी है? अभी तक तो नहीं। आपने गुस्ताखी की कि आप गुस्ताख इश्क जैसी एक फिल्म बनाएं। जो सब करते हैं यार वो क्यों हम तुम करें, क्यों ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। आजकल के टाइम में जो फिल्में बन रही हैं, there's bloodshed, there's gore, there's violence। आर्टिस्ट्री के अंदर हम लोग इतना ज्यादा ब्लड शेड ले आए हैं और उस ब्लड शेड को हमने नॉर्मलाइज कर दिया है। गुस्ताख इश्क में जब आपने बब्बन खान को कैरेक्टर दिया था, उसके लिए आपने नसीर साहब को ब्लैकमेल करना पड़ा था। कौन और करेगा ये? तो कहते यार तुम तो ब्लैकमेल करते हो। मैंने कहा हाँ। किसी ने मुझे आके बोला कि वो गुलजार साहब आ गए, तुम जाके मिलाओ। मैं उन तक जाकर उनको हेलो नहीं बोल पाया। क्या बात हो रही है और तुम अभी तक आए नहीं। अगर आपको पता है कि ये फिल्मों में कहीं प्रोपेगेंडा है और आप समझ गए तो ठीक है, अदरवाइज वो ऑडियंस पे बहुत एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। जब आप ये प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलड़ा झाड़ रहे हैं। देखा जाए तो लेनिन ने भी फिल्में बनवाई हैं अपने हक में, हिटलर ने भी बनवाई हैं। हमने बंटवारे की कहानियां सुनी है, पर उन बंटवारे की कहानियों में मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी। हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जो मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर इन हवाईजादा, वो शायद संजय लीला भंसाली पे थोड़ा थोड़ा कुछ मॉडल किया, ऐसा है। वो थोड़ा इगोइज्म तो है ही बॉस के साथ मेरा। SLB सर, विशाल सर, गुलजार साहब, ये सब मेरे उस्ताद ही रहे हैं किसी न किसी तरीके से। किलोरी खाया करो, जबान मीठी रहेगी। जबान से आप बता देते हैं कि ये सड़क छाप जबान इसकी है, तो ये शायद गरीब आदमी होगा। हीरा मंडी के चलते उर्दू कैसे पॉपुलर कल्चर में लौट के आई। आप कहें तो कोरिलेशन है, आप कहें तो कोई कोरिलेशन नहीं है। आज मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो कोई मुझे कहता है कि आप मुसलमान हैं क्या? हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। हेलो एंड वेलकम टू बात कही। अक्सर जब फिल्मों की बात करते हैं तो दो तरीके की फिल्में बनती हैं और दो तरीके के लोग होते हैं जो फिल्में बनाते हैं। एक तो वो जो कमर्शियली सक्सेसफुल फिल्म्स जो हो सके उस तरह की फिल्में बनाते हैं। दूसरे कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं वो अपने आर्ट फॉर्म को लेके बड़े ऑनेस्ट होते हैं। दे स्टे ट्रू टू द आर्ट फॉर्म और लिटरेचर के प्रति उनका बहुत प्यार होता है, फिल्मों के प्रति उनका बहुत प्यार होता है और उनकी मूवीज में वो दिखता भी है। आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो सेकंड कैटेगरी में आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट विभू पुरी, जिन्होंने हवाईजादा जैसी एक फिल्म बनाई है। अभी हाल ही में उनकी गुस्ताख इश्क नाम की एक फिल्म आई है और उन्होंने सावरिया, हीरा मंडी, इन तरह की फिल्मों पे भी काम किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बात कही। बहुत बहुत स्वागत है आपका विभू हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे बुलाने के लिए। तो आप आए, ये बहुत अच्छी बात है। पर मैं आपसे जो सबसे पहला एक जो सवाल जो आपसे जानना चाहूंगी कि आजकल के टाइम में जो फिल्में बन रही हैं जिसमें बहुत मार धाड़ हो रही है, there's bloodshed, there's gore, there's violence, there's a lot that's happening, उसमें आपने गुस्ताखी की कि आप गुस्ताख इश्क जैसी एक फिल्म बनाएं, हवाईजादा जैसी फिल्म बनाएं। देखो मेरा आपसे एक सिंपल सा सवाल है, आपने कभी किसी को गोली मारी है? नहीं, अभी तक तो नहीं। जी नहीं। आपने किसी को खंजर भोंका है? नहीं, इतनी वायलेंस चाकू मारा है नहीं हम। आपने कभी किसी से मोहब्बत की है? जी। सवाल का जवाब यही है कि हम सब ने एज पीपल हमने किसी को शायद मारा नहीं होगा, गुस्सा शायद नहीं किया होगा, पर मुक्का, मार धाड़, चाकू, खंजर, बंदूकें नहीं चलाई हैं। लेकिन हमारी फिल्मों में वो सब है। Correct. हम सब ने मोहब्बत की है लेकिन वो हमारी फिल्मों में नहीं है। ये डाइकोटमी है। Correct. आप जो हैं आप वो अपनी फिल्म में नहीं दिखा रहे, जो आप नहीं हैं आप वो फिल्मों में बता रहे हैं। जबकि मेरे लिए फिल्म फॉर मी, ये तो बहुत बात की बात है कि कमर्शियल सिनेमा, आर्ट हाउस सिनेमा, फिल्म मेरे लिए एक आर्टिस्ट एक्सप्रेशन का मीडियम है। कि आप पेंटर होते हैं, कोई लेखक होते हैं जिनको अच्छा लिखना आता है, कोई अच्छा जो ड्रॉ कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, अपने आप को वो पेंट के थ्रू एक्सप्रेस कर पाते हैं। फिल्म मेकर भी वही है। हम अपने अंदर की बातों को कैसे लोगों तक बताएं, वो हमारा मीडियम अलग है, पर है तो हम वही। हाँ, हालांकि हमारा मीडियम बनाने में बहुत महंगा है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ एक कैनवस पे बैठे और तस्वीर खींच डाली, या एक कमरे में बैठे और एक किताब लिख डाली, या हमने गाना गा लिया, या हमने डांस करके दिखा दिया, एंड वी एक्सप्रेस्ड आवरसेल्व्स। मीडियम महंगा है, मैं मानता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं है तो आर्टिस्टिक परसूट ही। वहीं से हम शुरू करते हैं। तो हम लोग ये आर्टिस्ट्री के अंदर हम लोग इतना ज्यादा ब्लड शेड ले आए हैं और उस ब्लड शेड को हमने नॉर्मलाइज कर दिया है।
एग्जैक्टली। हम लोगों ने आज दो लोग सड़क पे खड़े होकर, एक लड़का और एक लड़की, इफ दे किस ईच अदर इट इज अ प्रॉब्लम, दैट्स अ प्रॉब्लम, यस। बट इफ दे हिट ईच अदर इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप रील्स बनाएंगे, आप देख के उसको एंजॉय करेंगे। करेक्ट। मुझे इसी से दिक्कत है, मुझे यही दिक्कत है कि यार जो दुनिया का सबसे बुनियादी इमोशन है मोहब्बत का, वो इमोशन हमें डिनॉर्मलाइज किया जा रहा है और नॉर्मलाइज किया जा रहा है। वो जो हंटिंग नेचर है हमारी, प्रिमिटिव सर्वाइवल नेचर, व्हिच इज जो जरूरी है, लेकिन उसको हम लोगों को चार चांद लगा के दिखाया जा रहा है कि ये हो, तो मैं ये नहीं हूं, मैं इस ट्राइब में बिलोंग नहीं करता, मैं वो करने की कोशिश करता हूँ जो मुझे समझ आता है, जो मुझे अच्छा लगता है, जो मुझे खूबसूरत लगता है। वो इस किस्म की फिल्में हैं और मुझे मौका मिलता है जब भी लगे हाथों मैं बना डालता हूँ। बिल्कुल, ऐसी फिल्में बननी भी चाहिए, बिकॉज ये एक जो होर्ड मेंटालिटी है कि हर कोई इस तरह की फिल्में बना रहा है तो हम भी वैसी बनाएंगे, ये उससे हटके है। देखिए, एक जैसे 60s के दशक में फ्रेंच सिनेमा से शुरू हुआ, फिर अमेरिकन ने बहुत बनाया, जिसे कहते थे हम लोग सिनेमा नोआर, जिसमें गैंगस्टर्स होंगे, मर्डर्स होंगे, जिसमें तो उसके अंदर क्या है कि उसमें आपका सिनेमा को देखने का एक पर्सपेक्टिव ही अलग है। आप डार्कर साइड की तरफ इवॉल्व हो रहे हैं। उसका अपना एक ड्रामा था, जब नया था, लोगों बहुत कमाल की चीजें करी। गॉडफादर थी। गॉडफादर मेरा अगर कुछ हो मुझे मालूम नहीं, मगर मेरा तवज्जो है एक सिनेमा नोआर का एंटाई थीसिस बनाना, जिसमें मोहब्बत की बात हो। और उसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि दो लोग आपस में मोहब्बत कर रहे हैं तो आपको मोहब्बत दिख रही है, नहीं, वो मेरी शॉट टेकिंग में दिखेगी, वो मेरे म्यूजिक में दिखेगी, मेरे कपड़ों में दिखेगी, मेरी आर्ट में दिखेगी, बिल्ली के साथ प्यार में दिखेगी, दो इंसानों में दिखेगी। वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, बेटा बेटी हो सकते हैं, लवर्स हो सकते हैं। लेकिन जो वो सिनेमा नोआर का ऑपोजिट है ना, जिसे मैं फेरी लैंड नहीं कहता, ड्रीम लैंड नहीं कहता, मेरी फिल्में कहीं ना कहीं हकीकत में सेट होती हैं, लेकिन वो मेरी अपने एक पेंटरली वर्ल्ड होता है जो मुझे समझ में आता है, जो एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है कि मुझे वो लगता है कि यार जो सब लोग देख रहे हैं, जैसे वो मजरू साहब ने लिखा है ना कि जो सब करते हैं यार वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे। तो मुझे वो है कि ये बाकी सब तो इतने अच्छे लोग हैं, इतने धुरंधर लोग बैठे हुए हैं वो सब बनाने के लिए, मैं वो बनाऊंगा तो खराब करूंगा, इसलिए मैं वो बनाता हूँ जो कोई नहीं बनाना चाहता, जो कोई नहीं सोचना चाहता, वो हम बनाते, उसी में मजा आता है, उसी में मजा आता है। करेक्ट। अच्छा, जैसे आपने बात बोली ना कि एक रोमांस के बारे में नहीं हम बात करते ज्यादा, एंड फिल्मों में वो उतना नहीं दिखता है, या फिर जैसे आपने इनिशियली जो मुझसे आपने सवाल पूछे कि आपने किसी को मारा है, किसी पे गोली चलाई है, नहीं चलाई, बट देन वो मूवीज में दिखता है। बट अगर हम रोमांस वाली फील की भी बात करें तो ये सारे एलिमेंट्स अब रोमांटिक मूवीज में भी मिलने लगे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कुछ मूवीज का अगर नाम लूं तो देयर इज एनिमल, देयर इज कबीर सिंह। नाउ पर वो रोमांटिक फिल्में नहीं है, बट उनको ग्लोरीफाई किया जा रहा है। एंड जो एक कहना होता है ना कि जो फिल्में लोग देखते हैं, जो हमारी यूथ है जो वो मूवीज देख रही है, उससे काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है। इफ यू रिमेम्बर, जब कबीर सिंह बनी थी तो कई सीन्स है उसमें विच वर not very, I don't know, मतलब I didn't like the movie personally and because of those particular scenes, अब वो normalize कर दिया गया। देखो, जैसे प्यार या मोहब्बत एज एन इमोशन भी इसके अंदर अलग अलग शेड बिल्कुल हो सकते हैं, पर मेरा रोमांस इज ऑलवेज लिटिल मोर इंट्रिंसिक, हैज ऑलवेज बीन मोर टेंडर, हैज ऑलवेज बीन मोर जेंटलर, हैज ऑलवेज बीन मोर इंटेंस, हैज ऑलवेज बीन टू माई सेल्फ। यू नो, जिसे कहते हैं ना कि आप किसी को इतनी मोहब्बत करते हैं, आप शायद उनसे कभी बात भी ना कर पाए, बोल भी ना पाए। जैसे एक छोटा सा वाक्य, जब मैं पहली बार गुलजार साहब को मिला, ये बात है 2005 के आसपास, मैं बहुत छोटा था, मैं फिल्म स्कूल में पढ़ता था और वो हमारे FTI में वो एक इट कम फॉर एन इवेंट था, तो आए। और उस जमाने में ऐसा होता था कि मैं लिखता ठीक ठाक था, तो सब जो ऐसे बड़े लोग आते थे या जो ऐसे डिग्नेटरीज आते थे, उनके लिए एक राइट अप छोटा छोटा मैं लिख के अनाउंस करता था, जस्ट टू इंट्रोड्यूस देम। आप गोल्ड मेडलिस्ट भी थे वहां पे, वो सब छोटी बातें। तो मुझे याद है किसी ने मुझे आके बोला कि वो गुलजार साहब आ गए, तुम जाके मिलाओ। मैं कोई अच्छा 25, 26, 24 साल का लड़का था, पर इतनी मोहब्बत है उनसे, गुलजार साहब से, उनके काम से, और मैं उन तक जाकर उनको हेलो नहीं बोल पाया। यू नो, दैट इज माई लव।
माई लव, रिस्पेक्ट, दैट रेवरेंस, रिस्पेक्ट, लव की वो इतना ओवरवेल्म हो जाते हैं आप अपनी मोहब्बत से कि आप शायद उस इंसान तक ना पहुंच पाए। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो छोरे छिछोरे होते हैं जो सड़क पे जाते हैं और बोल देते हैं अरे तुम ये। असल जिंदगी में 90% लड़के शायद कभी किसी को बोल भी ना पाए, और वो कॉन्फिडेंस का अभाव नहीं है, वो शायद कहीं ना कहीं आप इतनी शिद्दत है, इतनी मोहब्बत है, आप कभी बोल ही नहीं पाएंगे। मेरा रोमांस वो है। मुझे वो लोग बहुत पसंद है जिनकी कोई आवाज नहीं, उनकी मैं आवाज हूँ। जिनके पास आवाज है तो वो तो बोल ही लेते हैं। ओके अच्छा, तो जैसे ये रोमांस वाला भी जो एलिमेंट था कि इट्स नॉट जस्ट लव बिटवीन टू लवर्स, इट कैन बी अ लव बिटवीन फ्रेंड्स, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, या फिर जैसे आपकी जो मूवी थी हवाई ज्यादा, उसमें आपने एक स्टूडेंट टीचर का, मेंटोर का जो एक रिलेशनशिप था, दैट इज आल्सो लव, दैट इज आल्सो रिस्पेक्ट। जैसे ये स्टूडेंट टीचर पे अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं आई एम ऑलवेज वेरी इंडेटेड एंड ग्रेटफुल टू ऑल माई टीचर्स। जहां तक मैं आज पहुंचा हूँ, जहां भी पहुंचा, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई एवरेस्ट पे पहुंच गया, पर जो मेरा सफर है वो मेरा सफर मेरे टीचर्स की वजह से रहा है, मोर देन एनीबडी एल्स। क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी चीजें मुझे बताई हैं, ऐसी ऐसी रास्ते दिखाए हैं जो शायद बहुत मुश्किल हो। वो शायद मुझे याद है जब मैं पहली बार एक सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था, मुझे आज भी नाम है याद है उनका, आस्था मैम थी, हमारी टीचर थी, एक बहुत खूबसूरत टीचर थी। वो शायद इसलिए भी ज्यादा हमें खूबसूरत लगती थी क्योंकि हमें उनसे बहुत प्यार था। यू नो हाउ यू लव योर टीचर सो मच, एंड देयर इज ऑलवेज दैट वन टीचर, या एंड उन्होंने, एंड शी यूज्ड टू बी आर्ट टीचर फॉर अस। चंडीगढ़ में मैं पढ़ता था, तो उन्होंने बोला कि ऐसा कौन सा इम्तिहान होता है जिसके अंदर आपको यूं लिखना नहीं पड़ता, आपको छुपाना नहीं पड़ता। आप मैथ्स का एग्जाम देते हैं तो आप ऐसे लिखते हैं, कोई देख ना ले साथ वाला आजू। कौन सा ऐसा एग्जाम है? हम लोग बहुत देर तक सोचे। फिर उन्होंने कहा ड्राइंग का एग्जाम, कि इसमें मैं एक बोतल लेती हूँ और मैं टेबल पे रख देती हूँ और सबको बोलती हूँ कि अब ये बोतल ड्रॉ करो। करेक्ट? तो आपके पास जो सब्जेक्ट है, जो आंसर है, वो तो सामने है। अब आपको वो आंसर सिर्फ अपने पन्ने पे उतारना है और कुछ नहीं करना। करेक्ट? करेक्ट। जिसकी वजह से आप देखें, अगर क्लास में हम 30 बच्चे होंगे, सब 30 अलग बोतलें बनाएंगे। हाँ। सबके अंदर सूरज अलग जगह गिरेगा, लश्कारा अलग पड़ेगा, रोशनी अलग होगी, रंग अलग होगा। वो बात कहीं मेरे इतने दिल में घर कर गई ना कि यार आज आके आर्टिस्ट बनना है यार, कि मैं वो चीज सबके सामने, लेकिन जब मैं कहूंगा वो अलग होगी, वो आप कहेंगी अलग होगी। करेक्ट। वही इमोशन, वही शॉट, वही लाइन मैं बोलूंगा, जब मेरे किरदार बोलेंगे, जब आपके किरदार बोलेंगे, कंप्लीटली अलग होगी। लाइन सेम होगी लेकिन अलग बोली जाएगी, अलग सुनाई देगी, अलग कपड़े होंगे, अलग मंजर होगा, अलग लाइटिंग होगी। मैं कहीं इतना इनामर हो गया और वो जिंदगी भर रहा। और वो सफर मेरा टीचरों से, वहां से लेकर SLB सर, संजय सर, विशाल सर, गुलजार साहब, ये सब मेरे उस्ताद ही रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। मैं इंस्टीट्यूट में पढ़ता था तो SLB आए, वो भी इंस्टीट्यूट के थे, पास आउट हैं, तो उन्होंने मेरा कुछ काम देखा और उन्होंने वो एक 6 मिनट का 5 मिनट का मेरा एक गाना पिक्चराइजेशन था, देख के उन्होंने बोला तुम मेरे साथ काम करोगे। उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। मैं कौन था? कुछ नहीं। तो कहीं ना कहीं जितने मेरे उस्ताद रहे हैं जिंदगी में, इन उस्तादों ने ही मेरी जिंदगी आगे बढ़ाई। और वो मेरे सिनेमा में नजर आता है। वो हवाई ज़ादा में भी नजर आएगा आपको, जहाँ पे मिठुन दास शास्त्री बनते हैं और कैसे वो एक तकदीर बदल देते हैं इस लड़के की, जिंदगी बदल देते हैं। और वही कहीं ना कहीं बब्बा है, नसीर साहब, जो पप्पन की जिंदगी बदल देते हैं, उसको एक अलग इंसान बना देते हैं। तो वो काम तो जो एक टीचर करता है, उस्ताद करता है, वो बड़ा ही लोग अंडरमाइन करते हैं। पर मुझे लगता है कि टीचिंग से ज्यादा नोबल और खूबसूरत प्रोफेशन कोई हो नहीं सकता जहां आप लोगों की डेस्टिनीज बदल रहे हैं। यू नो, तो वो कहीं ना कहीं बिकॉज मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे इतने कमाल के टीचर्स रहे हैं जिन्होंने एक्सेलेंस सिखाई है अपने अपने सब्जेक्ट में, है ना। पर उनसे मैंने इतना सीखा कि आज भी आई एम इन टच विद माय लॉट ऑफ माय स्कूल टीचर्स, माय कॉलेज टीचर्स, माय इंस्टीट्यूट टीचर्स, माय टीचर्स इन द इंडस्ट्री। इन सब से मैंने इतना सीखा है
कि इट इज इनक्रेडिबल। इनफैक्ट कहते भी हैं कि अगर आपको एक अच्छा टीचर मिल जाता है तो दे हैव द पोटेंशियल टू चेंज योर लाइफ हाँ, फॉर द बेटर और फॉर वर्स, दोनों ही केसेस में होता है। इनफैक्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई रेड समवेयर कि आपने जो मिथुन चक्रवर्ती का कैरेक्टर इन हवाई ज्यादा, वो शायद संजय लीला भंसाली पे थोड़ा थोड़ा कुछ मॉडल किया था, और योर इक्वेशन विद हिम कुछ ऐसा हाँ, है। वो थोड़ा इक्वेशन तो है ही बॉस के साथ मेरा, कि बॉस भी काफी एक्सेंट्रिक से हैं। व्हेन आई कीप सेइंग बॉस इट मींस एसएलबी। मैं बार बार उनको संजय सर, संजय जी नहीं कहता, मैं बॉस ही कहता हूँ। Okay, तो उन थोड़ी एक्सेंट्रिसिटी तो है। एंड क्योंकि वही होता है ना कि हर एक, जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तब आप एक्सेंट्रिक हो जाते हैं। हाँ, अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, फेलियर होते हैं, तो आप मैडमैन होते हैं। अजीब। करेक्ट, कि पागल आदमी है यार, बड़ा बेवकूफ है। तो सिर्फ एक ही चीज का फर्क है दोनों में, कामयाबी का। शास्त्री कभी कामयाब नहीं हुए तो इसलिए आपको मैडमैन लगते हैं, बॉस कामयाब है तो इसलिए आपको एक्सेंट्रिक लगते हैं। तो हाँ, कहीं ना कहीं, और वो कहीं ना कहीं एक माय ट्रिब्यूट टू माय बॉस जरूर रही है कि जिंदगी बदली है उन्होंने। और वही विशाल सर ने भी किया अपने प्यार से। इतने मीठे इंसान हैं द ब्लू अम्ब्रेला में आपने काम मैंने किया। उनके साथ आई थिंक Blue विशाल Umbrella में भारद्वाज ने गुस्ताख इश्क में गाने भी म्यूजिक लिखे दिया उन्होंने। हाँ, उन्होंने music गाने दिया। दिए हैं। उन्होंने मेरी पहली फिल्म हवाईजादा में भी एक गाना दिया था मुझे। अगेन उनका प्यार है कि एंड वो आप सीखते इतना ना इन लोगों से, वो बड़े लोगों से आप इतना सीखते हैं, इनके तजुर्बों से और जिंदगी जीने के तरीके से, कि दैट शेप्स यू, कंप्लीटली शेप्स यू। अच्छा, विशाल भारद्वाज से मेरी एक बार बहुत ही ब्रीफ मुलाकात हुई थी। मैं जब पढ़ रही थी, कॉलेज में थी, तो उस टाइम पे उनका एक सेशन था, तो हमारे कॉलेज वालों ने किया था। उनकी जो तीनों फिल्में हैं, मकबूल एंड हैदर और ओमकारा, एंड देन उनका कंपैरिजन जो शेक्सपियर से था, लिटरेचर की पढ़ाई है तो उसी से रिलेटेड एक सेशन था। वंडरफुल स्पीकर, वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल मैन, इनक्रेडिबल। और जैसे मैं वही कहता हूँ कई बार कि विशाल सर ने इतनी खूबसूरती से एक नया चैप्टर दिया है ना हिंदी सिनेमा में, कि ये भी फिल्म हो सकती है, कि आप लिटरेचर को भी ला सकते हैं फिल्म के अंदर। आप एक अंडरबेली, अंडरग्राउंड, अंडरवर्ल्ड की कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये जो अंडरवर्ल्ड है ये उर्दू में भी बात कर सकता है। ये अंडरवर्ल्ड जरूरी है तपोन अपोन करेगा, हाँ, अपुन तेरे को मारे लाया है, वो नहीं कर रहा जरूरी है। नहीं है वो। ये बोल रहा है कि किलोरी खाया करो, जबान मीठी रहेगी। ये अलग, ये एक अलग गैंगस्टर दिखाया है उन्होंने, हमने नहीं देखा था यार। तो उन्होंने कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक चैप्टर खोल दिया जिसके अंदर से मुझे लगता है गैंग्स ऑफ वसेपुर भी निकली है। इस किस्म की अनगिनत फिल्में, उनको हौसला कहीं ना कहीं विशाल सर ने दिया कि अरे इसमें हम लोग कमर्शियल फिल्म भी बनाएंगे। ओमकारा, हाँ, आप देखिए, ओथेलो है। हाँ, ओथेलो को लेके आए हैं और क्या इंटरेस्टिंगली उन्होंने वीव करा है। And if you've read the plays and then you watch the movie, you can see the similarities. आप देख सकते हैं। आप वो, जैसे मुझे तो बहुत मजा आता है कि जैसे जो विचेस हैं, हाँ, the three witches, जिसमें इसमें 2 पुलिस वाले थे। तो जो मैंने भी उनको एक ओड दिया है इन हीरा मंडी कि जो सत्तो फत्तो है मेरे लिए, वो विचेस हैं कि जिनको इस पूरी दुनिया का इल्म है, जिनको ये पूरी शाही महल में क्या होता है क्या नहीं होता है उसका इल्म है। मैंने एक लाइन लिखी थी जहां पे वो कहती हैं कि क्या कहते हैं, हर हवेली का एक तहखाना होता है जहां उसके सारे राज दफन होते हैं। इस मलिका जान का तहखाना हम है, हमें इनके सब राज मालूम है। तो कहीं ना कहीं दैट इज माय ओड टू विशाल सर एंड टू शेक्सपियर। यार ये जो विचेस है कितनी खूबसूरत है यार। ये एक जरिया है टू टेक द नैरेटिव फॉरवर्ड। कई बार हम लोग एज राइटर्स वी आर स्ट्रगलिंग ना कि यार ये बात किससे करी जाए, ये कैरेक्टर के अंदर जो चल रहा है, हाउ डू आई मेक इट एक्सट्रिंसिक। ये बात करनी पड़ेगी ना, मुझे बताना पड़ेगा मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो आप वॉइस ओवर यूज करते हैं या आप बोलते हैं कि मैं आज तुझे मार डालूंगा, पर ये कॉन्वर्सेशन रियल करने के लिए आप फिर विचेस लेके आते हैं, जैसे प्लेस में जेस्टर्स हुआ करते हैं। एग्जैक्टली। तो वो कमाल की फॉर्म है यार। इंटरेस्टिंग, बिकॉज ये टेक की हीरा मंडी की जो दोनों कैरेक्टर्स थी, सत्तो पत्तो, हाँ, मेरे लिए वो विचेस थी। हाँ, मेरे लिए हमेशा से विचेस थी और वो हमेशा उनके इर्द गिर्द रहती हैं और उनकी बातें भी, उनके अपने कॉन्वर्सेशंस चलते रहते हैं। तुझे पता है ये हुआ, तुझे पता है वो हुआ, ये होने वाला है या हो सकता है, ये हुआ था, ये तब हुआ, तो उनको सब मालूम है। तो वो तो मेरे दिमाग में तो वो ये कि सत्तो फत्तो तो इस शाही महल की दीवारों से भी पुरानी है।
दीवारें रखने से पहले सत्तो फत्तो आ चुकी थी, है ना। तो वो बड़ी मजेदार, और उसमें मैंने वही कहा था कि पूरा जहाँ वर्ल्ड इज मोर उर्दू साइज्ड, सत्तो फत्तो पंजाबी में बात करती हैं। दोनों पंजाबी उनकी जबान रखी थी कि एक ये भी करने की कोशिश करी थी क्लास डिफरेंशिएशन, जैसे होता है ना कि जैसे आज हम बोले कि हम अंग्रेजी में बात करते हैं बट हमारे नौकर जो है वो हिंदी में बात करते हैं। तो उसी को मैं पीछे लेके गया कि अगर इनकी उर्दू जबान करी गई तो शायद नौकरों की जबान हम पंजाबी करने की तरह मजा आए। तो जिसमें इकबाल भी जो है वो भी पंजाबी में बात करते हैं और सत्तो पत्तो पंजाबी में बात करते हैं। तो जो अंडर बेली की लैंग्वेज है वो मैंने उसमें पंजाबी डाली। आपने मेरे लिटरेचर वाले दिन याद दिला दी, बिकॉज हमने जब प्लेस के जब हम एनालिसिस करते थे तो उसका एक बहुत मेजर एस्पेक्ट ये होता था कि जो अगर मैकबेथ की क्योंकि बात हो रही थी, हम मकबूल की बात कर रहे थे, तो जो डंकन जिस लैंग्वेज में बात करता था, मैकबेथ जिसमें बात करता था, वो उनके जो जेस्चर्स होते थे या फिर जो पोर्टर सीन था, वो पोर्टर था वो उस लैंग्वेज में नहीं बात करेगा। वो लैंग्वेज से एक डिवाइड होता था कि क्लास डिवाइड जिसमें बिल्कुल होता था। बिकॉज कई बार क्या होता है जब आप राइटर होते हैं, जब आप शेक्सपियर हैं या आप कोई भी और नाटक लिख रहे हैं, आप नाटक में ये नहीं लिख सकते उसने कपड़े क्या पहने हैं। आप नाटक में ये नहीं लिख सकते कि उसके वो दिखता कैसे है। हाँ, तो जबान से आप बता देते हैं कि ये सड़क छाप जबान इसकी है, तो ये शायद गरीब आदमी होगा। हाँ। शायद ये आदमी उतना जहनी तौर पे या उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो ये या कहीं और स्ट्राटा से आ रहा है। तो राइटर्स हैव यूज्ड लैंग्वेज एज अ डिवाइस टू टेल हाउ पॉलिश द कैरेक्टर इज, जो अब हम लोग ने छोड़ दिया। अब हम लोग सब एक ही जबान में बात करना शुरू हो गए। हमारी फिल्मों में जो सैड है, मैं कोशिश करता हूँ वो ना रहे, वो अलग अलग रहे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप गुस्ताख इश्क की बात करें तो बब्बा का जो किरदार है वो दिल्ली में पला बड़ा है, तो वो ज्यादा चेस्ट उर्दू बोलता है। मिन्नी की उर्दू में पंजाबी पना है। मिन्नी बोलती है कि पाजी इथे साइड से ला दो, वो पंजाबी में बात करती है, बब्बा नहीं करते हाँ। विजय की जो हिंदी है वो पुरानी दिल्ली की हिंदी है। हाँ, जो जिसके अंदर कर लियो, तेरे को आइयो, इस किस्म के जो लफ्ज हैं, आइए की जगह आइयो, पॉलिश नहीं है जो इतने पॉलिश नहीं है, वो मैंने विजय को वो वोकैबुलरी दी है। उसके अंदर अगर आप देखें कि एक लॉज मैनेजर है, जो लेडी हैं, वो पंजाबी में बात करती हैं, वो एक भी हिंदी उनकी एक लाइन नहीं है, क्योंकि वो तो नेटिव है वहां की, वो तो मलेरकोटला की रहने वाली है, वो तो वही बुढ़ी हुई है, तो उनकी जबान अलग है। तो मैंने उसके अंदर भी कोशिश करी, जैसे शारिब की जबान अलग है। हाँ। कि मैंने कोशिश वही करी है कि उसी फिल्म के अंदर वही 10 किरदार हैं, लेकिन सबका बोलने का तरीका अलग है, सबकी जबान अलग है। जो दो भाई हैं उनकी जबान अलग है, फातिमा की अलग है और बब्बा की अलग है, शारिब भाई की अलग है, फिर आपकी जो लॉज ओनर है वो अलग है, फिर जो फकीर बाबा हैं उनकी अलग है। वो चेस्ट पंजाबी बोलते हैं, हो जाने नेवाल लंबे पैड़े जे फेरी तू कंगीना, वो उनका कॉन्वर्सेशन कंप्लीटली अलग है। तो आपको उस किरदार की लिखाई में समझ में आ जाता है ये किरदार कौन है, कहाँ से आया है, तो वो मुझे लगता है कि कोशिश करता हूं मैं कि एक जबानों को पकड़ के चलूं कि अलग अलग भी लगे, लेकिन जब आप इकट्ठे देखें तो आपको एकदम एक स्मूथ एक सरीकी सी लगे, वो अखरता नहीं, वो इट ऑल कम्स टुगेदर। मतलब मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ कि जिस घर में मैं बड़ा हुआ, माय ग्रैंडफादर वो उस तरफ से आए थे, रावलपिंडी और सियालकोट से आए थे, तो उनकी जबान में थोड़ा उर्दू ज्यादा था। मेरी माँ पंजाब से आई थी, तो उनकी जबान में पंजाबी थोड़ी ज्यादा थी। फिर हम लोग पुरानी दिल्ली में बड़े हुए, तो हमारी जबान में थोड़ा वो क्या रफनेस ज्यादा आ गई, अखरपना आ गया। पर जब हम घर पे इकट्ठे एक डाइनिंग टेबल पे बैठ के बात करते थे तो सारी जबानें मिल जाती थी, एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, यू नो, कि जैसे मेरी नानी थी वो हमसे बात करती थी, वो पंजाबी साइज हिंदी में बात करती थी, क्या बात हो रही है और तुम अभी तक आए नहीं हो, एक्सेंट थोड़ा सा रहता है, एक्सेंट भी, और वो कोशिश होती थी कि मैं हिंदी में बात कर लूं इन लोगों से, जबकि उनकी हिंदी बहुत खराब थी, वो पंजाब की थी। तो वो इतनी जबानें सुनी है मैंने। फिर आप जब गली मोहल्ले में जाते हैं तो आपको कोई बनारसी पान वाला होता है, उसकी अपना एक रिदम होता है। फिर जब जैसे मैं जामिया में पढ़ने गया तो वहां जौनपुर और कानपुर और आजमगढ़ के लड़के आ रहे हैं पढ़ने, उनकी जबान अलग है। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया, वहां पे उनके अंदर एक अलग स्वभाव है।
हाँ, वो साउथ दिल्ली का South Delhi का touch है जो। एक अलग टच है। तो ये कहीं ना कहीं सारी जबानें मैं अपने साथ पोटली में डालता रहता हूँ, और फिर जहां जहां जरूरत पड़ती है तो वो एक हकीम की तरह ना, कि उसके 2 रुपए लाओ, इसके 4 रुपए लाओ, अब इनको मिला दो, अब इसमें एक नई जबान बनेगी, अब ये परोसा जाएगा, तो वो करने का काम है मेरा। बट वो मजा आता है देखने में। इनफैक्ट आप सिर्फ डायरेक्टर नहीं हैं, आप गाने भी लिखते हैं। हाँ, So ये जो लिटरेचर के टुवर्ड्स जो प्यार है, ये जो आर्ट के टुवर्ड्स जो प्यार है, मैं पूछने वाली थी कि ये कहाँ से आया, बट आई डोंट थिंक सो दैट्स अ क्वेश्चन एनीमोर। हाँ, मतलब मैं ऐसे हाउस होल्ड में शायद बड़ा हुआ हूँ जहाँ पे हम लोगों ने जैसे छोटी सी बातें, मतलब माई ग्रैंडफादर केम इन फ्रॉम द अदर साइड, एंड all through the years that we've grown up with him, he's no more, but I'm sure he's watching us. तो उन्होंने पार्टीशन की कहानियां सुनाई हैं हमें, फेरी टेल्स नहीं सुनाई हमने, कभी परी कहानियां नहीं सुनी हमने, बंटवारे की कहानियां सुनी है, पर उन बंटवारे की कहानियों में मोहब्बत थी, नफरत नहीं थी, ह्यूमन स्पिरिट थी, दोस्ती थी, यारी थी, कि उसने मेरे लिए क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब आप मरते हैं, जब आप अपने आखिरी दिन देखते हैं, आप व्हेन यू लुक बैक अपॉन, यू विल ओनली रिमेंबर ब्यूटीफुल थिंग्स। इवन आफ्टर अ ब्रेकअप यू वुड ओनली रिमेंबर कि जो आपके साथ आपके पार्टनर थे, साथी थे, उन्होंने क्या अच्छा किया। शायद पहले 4 महीने नहीं सोचते आप, लेकिन 2 साल बाद, 6 साल बाद, व्हेन यू रिफ्लेक्ट अपॉन, यू ओनली रिफ्लेक्ट अपॉन द गुड द थिंग्स। ब्यूटी ऑफ लाइफ। करेक्ट। तो उस इंसान ने मुझे क्या, हम सब कजन्स को, हम सबको उन्होंने एक ही चीज सिखाई कि लव शेल एनकम्पास ऑल हेट्रेड। कभी भी नफरत का जवाब नफरत नहीं हो सकता है, नफरत का जवाब सिर्फ मोहब्बत हो सकती है। तो वो कहीं ना कहीं ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स इन माई वर्क दैट, मतलब पंजाबी फोक ले लो, उर्दू फोक ले लो, ये तो हमारे घरों में ही मैंने सुना है। मतलब और पंजाबी भी और उर्दू भी एक ऐसी जबान है जिसमें बड़े मजे से आप एक दूसरे की बेइज्जती कर सकते हैं, बहुत प्यार से बेइज्जती की जाती पता है, भी नहीं चलता, पता भी नहीं चलता ये क्या बोल क्या रहे हैं। तो खैर, बिकॉज आई कम इन फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ हाउस होल्ड, तो कहीं ना कहीं द क्रेडिट एक्चुअली गोज टू द फैमिली, द हाउस, और फिर यही सब चीजें लेकर आप एक मुकम्मल इंसान बनते हैं। सो सिंस अभी हम नसीर साहब पे भी थोड़ी और बात करेंगे, बट उससे पहले आपने क्योंकि मेंशन किया कि कैसे जो एक होता है कि लास्ट जो आपका टाइम होता है उसमें आपको अच्छी चीजें, ब्यूटीफुल मेमोरीज आती हैं, कई बार आपको फिल्मों में भी आप डिपिक्ट करते हैं दैट ब्यूटी, दैट गुडनेस, दैट पीसफुलनेस। सो अगर हम करंट सिनेरियो की अगर बात करें, आजकल जो फिल्में बन रही हैं, एक तो वायलेंस वो अलग कैटेगरी में आ गया वो चीज, दूसरी कैटेगरी जो और आजकल बन रही है वो ये मैं बाद में बात करती, बट अभी बात कर लेते हैं कि प्रोपेगेंडा फिल्म्स की है। सो अब प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, अगर आप कोई हिस्टोरिकल चीज को लेके आप मूवी बना रहे हैं, 2 तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्म्स हैं। एक जो सॉफ्ट प्रोपेगेंडा हो गया, जहां कई बार आप किसी हिस्टोरिकल इवेंट को या एक कैरेक्टर को उठा के उन पे मूवी बनाते हैं। दूसरी होती है कि वो आउटराइट एक कम्युनिटी को बेसिकली विलिफाई करने के लिए अगर बनाई जा रही है फिल्में। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर आपको पता है कि ये फिल्मों में कहीं प्रोपेगेंडा है और आप समझ गए तो ठीक है। अदरवाइज जो फिल्में होती हैं, क्योंकि हर कोई पढ़ नहीं सकता, बट कोई भी इंसान फिल्म में जाके देख सकता है, वो ऑडियंस पे बहुत एक गहरा इम्पैक्ट डालती है। उस तरह की फिल्मों के बारे में आप क्या कहेंगे? बिकॉज दैट इज द काइंड ऑफ फिल्म्स दैट आर बीइंग मेड टुडे। इम्पैक्ट डालती है। जैसे एक बार मैं मजरूह सुल्तानपुरी की मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ उनका, वो किसी सिलसिले में मैं उनके बारे में पढ़ रहा था, देख रहा था, सुन रहा था, उन्होंने बहुत मजे की एक चीज कही कि हमारे जमाने में ये जो तुम साला, हरामी, ये सब लफ्ज अब शायरी में आ गए, गानों में आ गए, फिल्मी गानों में आ गए। आज हमारे जमाने में इन लड़कों को बोलो कि एक गाना लिख के दिखा दें जिसमें ये सब ना हो और गाना हिट हो और गाना खूबसूरत हो, बहुत मुश्किल काम है। आप देखा जाओ, सबसे आसान काम वो कहते हैं कि एक जगह पे उनकी लाइन अटक गई थी, बंद कली मुस्काई, सेंसर ने बोला बंद कली मुस्काई वल्गर है। तो इसमें क्या वल्गैरिटी है? बोला हमें नहीं पता कि बंद कली क्या होती है। लड़कियां पानी में खेल रही हैं, अटकेलियां ले रही हैं, हीरोइन गाती है कि बंद कली मुस्काई। तो बोला कि राज कपूर साहब की फिल्म थी और फिल्म पिक्चराइज हो चुका है, गाना हो चुका है, सब हो चुका है, लिपसिंक हो चुका है, अब आप बोल रही बंद कली मुस्काई को चेंज करो। हाँ। तो उन्होंने कहा अब क्या किया जाए? तो मजरूह साहब ने उधर लिख दिया कि मन की कली मुस्काई।
ठीक है, हाँ, फिर सेंसर ने पास कर दिया। तो इतना स्ट्रिक्ट सेंसरशिप होती थी। मैं उसके भी हक में नहीं हूं। जहां पे हम बात ले जा रहे हैं, बात ये है कि कहीं ना कहीं एक अब वो दायरा, अब वो जो एक थ्रेड है वो बड़ा इनविजिबल सा हो गया कि कहां पे आप प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, कहां पे आप बता नहीं रहे हैं कि इसमें सत्य क्या है। आप कॉन्टेक्स्ट हिला देते हैं। Correct. तो आदमी को यही लगता है कि यही सच है जो इंसान देख रहा है। Exactly. क्योंकि जब मजरू साहब भी कहते हैं, वो कहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हर इंसान पढ़ा लिखा नहीं है, वो किताब नहीं पढ़ेगा। वो मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। चाहे मैं एक तरीके से मैं नॉर्मलाइज कर रहा हूँ स्मोकिंग को, जो विजुअली भी किया उन्होंने, लेकिन उसमें भी एक स्वैग है, उसमें भी है। हाँ यार, जिंदगी है, चलेगी यार, क्यों फिक्र कर रहा है यार। पर दैट गेव मोमेंटम टू लॉट ऑफ पीपल कि हाँ यार, पर आप कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं ना। ये तो आप लिटरेचर की बात बोल रहे हैं एक आम जबान में, जो कितना मुश्किल काम है, लेकिन वहां आपको मालूम है आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। जब आप ये प्रोपेगेंडा फिल्म बना रहे हैं तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पलड़ा झाड़ रहे हैं पूरी तरह से। बिल्कुल। आप कह रहे हैं भाई इसके ऊपर नंबर्स आएंगे, इसके ऊपर लोग आएंगे, मैं एक म्यूजिक वीडियो की तरह काटूंगा इसको, पीछे म्यूजिक चलाऊंगा, फलाने किस्म का। ग्रेट, मैं आपकी कामयाबी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, बट एट व्हाट कॉस्ट? बट एट व्हाट कॉस्ट? वो हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। वो हमें कहीं ना कहीं, और देखा जाए तो लेनिन ने भी फिल्में बनवाई हैं अपने हक में, हिटलर ने भी बनवाई है। ये तो अमर लेनिन नाम की एक फिल्म है जो ऋत्विक घटक ने डायरेक्ट करी है। तो प्रोपेगेंडा सिनेमा तो हमेशा से ही रहा है। एंड ये प्रोपेगेंडा सिनेमा तब बहुत ज्यादा हिट हो जाता है, दो चीजें हो जाती है कि जब मेकर जो है he buys into the logic or to the theory or to the propaganda itself, कि जब आप उसमें यकीन करने लग पड़ते हैं, पहली बात। और दूसरे, अगर आप काबिल फिल्म मेकर हैं, यू नो, तो ये खतरा डबल हो जाता है। करेक्ट। कि आपको भी पता नहीं लगता कि आप जो लिख रहे हैं उसमें कितना सत्य और कितना झूठ है, बिकॉज यू बिलीव इन समथिंग, एंड देन वो आपका बिलीफ जो है, वो आपका बिलीफ सिस्टम फिल्मों में आना शुरू हो जाता है। इट इज नॉट रियल बट इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स। करेक्ट। पर उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट्री फुटेज डाल देते हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये सही है या वो गलत है? आई थिंक बोथ ऑफ अस नो हम किस मूवी की बात कर रहे हैं। तो मेरा किसी से कोई वैर नहीं, सब बहुत कमाल काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है एज आर्टिस्ट, लेकिन एक सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। बट अगेन मैं वही कहूंगा यार, टू ईच वन देयर ओन, है ना। कहीं के हारे कहीं तो जीतेंगे, और कहीं के जीते कहीं तो हारेंगे। तो वो तो उसमें मुझे कुछ तो, एज लॉन्ग एज आई गेट टू मेक व्हाट आई वांट टू मेक, और मेरा किसी के साथ कुछ नहीं भाई, आप जो करना चाहें करें, एज लॉन्ग एज मैं जो करना चाहूँ मैं करूँ, बस मुझे उतना ही है। बट हाँ, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जरूरी है। मैं आपसे पूछता हूँ कि पिछले 10 साल में या 15 साल में या 20 साल में या 5 साल में आपने कौन सी ऐसी फिल्म देखी है जिसमें मुस्लिम प्रोटैगनिस्ट रहा है? अब मुझे एक फिल्म का नाम बता दे। रेयरली एक्चुअली। शायद सिर्फ इकलौती फिल्म जो मेरे दिमाग में आती है, जो मेन स्ट्रीम पॉपुलर कल्चर में आई, वो थी गली बॉय, जिसमें उस लड़के का नाम मुराद था। लेकिन वो आपको कभी फेस पे नहीं आती, बिकॉज बाकी सब टीमटाम इतना है कि हमने बहुत इजीली एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को आउटकास्ट करना शुरू कर दिया। यू नो, हमने उनको एक, पहले उनका रोल होता था हर फिल्म के अंदर हनुमान का, कि हीरो का एक दोस्त होता है जो अपनी जान दे देगा एंड में हीरो के लिए, चाहे वो चंकी पांडे हो इन तेजाब, यू नो, या किसी और फिल्म के अंदर, या जैसे वो कौन से हम साथ साथ है में शक्ति कपूर का किरदार है। बहुत सारे आपको किरदार मिल जाएंगे, लेकिन एक स्टीरियोटाइप कर दिया था हमने कि ये स्टीरियोटाइप है, बट एटलीस्ट स्टीरियोटाइप तो थे, कुछ तो थे। अब आपने जो उनको रोल मुहैया करा दिया, आपने करा दिया है कि आप दहशतगर्द हैं, आप कश्मीरी हैं, आप मिलिटेंट हैं, आप टेररिस्ट हैं, और आप वो नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं हर हद पे। मैं ये नहीं कहता कि बाकी मजहबों को भी दिखाइए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि यार
उसी मजहब में बाकी लोग भी हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेशन उतनी जरूरी है। एग्जैक्टली। अगर 20 करोड़ या 25 करोड़ या 18 करोड़ एक समाज के हैं, उनमें से 18 करोड़ तो दहशतगर्द नहीं है ना। कितने होंगे यार? 2000, 5000, 10,000, शायद 1000। लेकिन आप वो 1000 लोगों का स्टैंप पूरी 20 करोड़ लोगों पे लगा हाँ, वो कम्युनिटी को आप नहीं कह सकते कि पूरी कम्युनिटी विच इज कंप्लीटली रॉन्ग। तो इसीलिए मैं अगेन वेयर आई कम फ्रॉम की मेरे गुस्ताखिश के अंदर बब्बा भी मुसलमान होंगे, विजय भी मुसलमान होगा, पप्पन भी मुसलमान होगा, मिन्नी भी मुसलमान होगी, उसमें भूरेलाल होंगे जो हिंदू किरदार है। पर वो इस सिस्टम में इतना प्यार से ये लोग रहेंगे, आपको एक हार्मनी नजर आएगी। आपको कभी ये नजर नहीं आएगा कि ये गैर मजहब है, ये मजहब है। मजहब किरदारों में नहीं है। It's story about people, these beautiful innocent people who happen to be a certain religion. That's about it. हम ऐसी फिल्में क्यों नहीं बना सकते जहां पर हमें एक रिलीजन को रिलीजनाइज ना करना पड़े कि अगर वो उसका नाम हमजा है तो उसके पीछे क्या है, आगे क्या है, वो टेररिस्ट क्यों बना, क्या नहीं बना। मैं एक आम कहानी के अंदर एक सर्टन मुसलमान किरदार क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल। कि जैसे हम लोग लड़ते रहते रहे अमेरिका सिनेमा के अंदर, इंडियन होगा तो डॉक्टर बना देंगे उसको या साइंटिस्ट बना देंगे, ढाका को हमेशा येलो लाइट में दिखाएंगे। तो आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। जबकि आपके इर्द गिर्द मतलब वो जैसे वही है ना कि हर किसी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। This is what we've grown up with. We've grown up with a very secular country where every religion, मेरे इतने सारे मुसलमान दोस्त हैं या और अब देखो बेसिकली वो दोस्त हैं, वो कभी मुसलमान दोस्त नहीं हुआ करते। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी कितनी खराब बात है कि हम आज इस मकाम तक पहुंच गए कि हमें ये बात करनी पड़ रही है। पहले 20 साल 25 साल 30 साल ऑफ माई एग्जिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं था, तो अब हमें पता लगता है अच्छा ऐसा भी होता है। और अच्छे एक्टर्स जिन्होंने एक टाइम पे बहुत ही मतलब आई कैन स्टार्ट नेमिंग देम एज वेल। सो अगर हम परेश रावल की बात करें तो एक तरफ उन्होंने ओ माय गॉड बनाई थी और अब वो ताज जैसी मूवी बना रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती वो भी ओ माय गॉड में थे। अक्षय कुमार वाज देयर वर सो मेनी पीपल जो इस तरह की मूवी जिन्होंने बनाई थी। एंड देन इफ यू लुक एट द काइंड ऑफ वर्क दे डूइंग नाउ, इट्स सैड बिकॉज इनको हम लोग ने काफी टाइम से आइडियलाइज किया इन लोगों को। बट ठीक है, टू ईच वन देयर ओन, आप उससे ज्यादा क्या कह सकते हैं। तो मतलब चक्कर हुई कि जब वो लोग वो करते रहेंगे तो हम अपना काम करते रहेंगे। वो लोग कांटे बोएंगे, हम लोग फूल बोएंगे। एंड देयर इज अ सर्टेन लॉबी ऑफ एक्टर्स जो है यही लोग ये काम कर रहे हैं। हाँ, बट आपको कभी आपके आसपास में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मतलब देयर समवन जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, उन्होंने सडनली इस तरह की मूवी बनाना शुरू कर दिया एंड देन यू जस्ट पॉइंटेड आउट कि नहीं करना चाहिए? ये जरूर हुआ कि जैसे किसी एक्टर के पास मैं एक फिल्म लेके गया था तो उन्होंने साफ तरीके से इसलिए मना कर दी कि यार ये किरदार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि वो मुस्लिम था, बिकॉज उसका रिलीजन ऐसा था। तो व्हिच वाज लिटिल शॉकिंग टू मी, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम यार, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। कोई और मिलेगा, कोई और खेलेगा, और क्या। एंड फिल्में आप अच्छी बना रहे हैं एंड आई एम श्योर और लोग इससे जुड़ते रहेंगे। और वापस हम अच्छी फिल्मों पे आते हैं, इस तरह की टॉपिक को थोड़ा साइड लाते हैं जी। तो आपने जैसे मैंने कहा था नसीर साहब पे बात करेंगे, तो आई रेड समवेयर कि गुस्ताख इश्क में जब आपने बब्बन खान को कैरेक्टर दिया था उसके लिए आप उनको ब्लैकमेल करना पड़ा था, उसकी क्या कहानी है? उसकी कहानी सिर्फ इतनी है कि यार मैं ना पहले नसीर साहब तो खैर लेजेंड है, लेजेंडरी एक्टर है। मुझे हमेशा ये लगता है कि थोड़े से शायद वो चिड़चिड़ से एक्टर हैं। मैंने सुना भी था जो उनके बारे में, अरे गुस्सा हो जाते हैं वो। तो मैंने पहली बार जिंदगी में उनके साथ काम किया ताज में, एक शो था जिसमें वो अकबर बनते हैं, और मेरे हिसाब से उनसे बेहतर तो कोई अकबर कर नहीं सकता। खैर मुझे तो लगता है कि अब मुझे लगता है कि उनसे बेहतर कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है, कि अगर मैं उन्हें सुपरमैन का रोल दूंगा तो सुपरमैन भी कमाल करेंगे, वो उसमें एक अपना पन ले आएंगे। तो खैर मैंने पहली बार उनके साथ ताज पे काम किया और इतनी मुझे उनसे मोहब्बत हो गई उनकी क्राफ्ट से। वो इतना कमाल करते हैं, हर चीज को इतना रियल बना देते हैं कि आपको कभी लगता ही नहीं कि वो कोई एक्टिंग कर रहा है, कि वो छूट जाती है चीज। फिर जब मैंने, और ये फिल्म मेरे पास लिखी हुई बहुत पहले से थी, पर मुझे पता नहीं था मैं बना पाऊंगा नहीं बनाऊंगा, कौन लोग मिलेंगे, कौन साथ में रास्ते में साथ देंगे, कौन नहीं देगा। तो पर जब मैंने उनके साथ काम किया ताज में, मुझे लगा
नसीर साहब के अलावा तो कोई बब्बा बन ही नहीं हो नहीं सकता। सकता है, कोई नहीं हो सकता। और ये बना लो फिल्म बेबू, फिर सब जो जुगाड़ किया इधर उधर से, जोड़ तोड़ की राजनीति सब करी, साम दाम दंड भेद की, यार ये फिल्म बनानी है। कुछ साथी मिल गए सफर में और हम लोगों ने सफर तय किया। तो मैंने बब्बा को स्क्रिप्ट भेजी। मैंने उनको कहा कि यार, मैं उनको मिलने गया, मैं मिलके उनको कहानी सुनाई छोटे तौर पे 15 मिनट में। मैंने कहा ये है, पर मैं चाहता हूँ आप पढ़ लें आप। तो बोले कि नहीं, सुन के अच्छा लग रहा है, पर मैं एक बार पढ़ के जवाब दूंगा। मैंने कहा ठीक है, आप पढ़ लीजिए। पढ़ा उन्होंने, पढ़ने के बाद उन्होंने कहा कि यार मुझे बहुत अच्छी लगी यार ये तो, मुझे आज भी याद है उन्होंने मुझे लाइन कही कि यार ये किरदार मैं खेलना चाहता हूँ। तो मैं फोन पे था, तो आई लिटरली हैड अ लंप इन माय थ्रोट कि यार ये तो बैंग ऑन है ये इंसान। फिर उसके बाद हम लोग मिले, उन्होंने सिर्फ एक चीज कही मिलने पे मुझे कि यार तुम जब भी शूट कर रहे हो ना, मुझे तुम कम से कम 1 महीने का वक्त दोगे। तो मैंने कहा आपको क्या वर्कशॉप वगैरह करनी? कहते नहीं वर्कशॉप वगैरह मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सिर्फ दाढ़ी रखनी है। अच्छा। ये मूछे दाढ़ी है ना, ये बब्बा की एक सर्टन इमेज होनी चाहिए एक शायर की। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी बड़ी दाढ़ी वाला होगा, पर एक अपनी फितरत वाला होगा कि मुझे वैसा दिखना है। और उसके लिए मैं नकली दाढ़ी वकली दाढ़ी मुझे नहीं लगानी, तो मुझे वक्त दो, महीने भर का मैं दाढ़ी रखूंगा। मैंने कहा जी बिल्कुल रख लीजिए आप। फिर कहीं ना कहीं बात आई कुछ पैसों पे, कुछ डेट्स पे, कुछ इस पे, कुछ उस पे। और फिर ऐसा उनकी टीम से एक आना शुरू हुआ, एक हिंट कि शायद बब्बा ये नसीर साहब ये नहीं कर पाएंगे। तो मैं दनदनाता हुआ पहुंच गया उनके पास अपने प्रोड्यूसर को लेकर, मनीष को, और मैंने उनको बोला कि आप नहीं करना चाहते, आप मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल मत कीजिए ये रोल। आपको अगर मुनासिब पैसे या मुनासिब डेट्स नहीं हो पा रही हैं तो आप मत कीजिए, लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए। तो बोले क्या? मैंने कहा मैं ये रोल किसके पास लेके जाऊं वो आप मुझे नाम बता दीजिए, कौन और करेगा ये। तो कहते यार यार तुम तो ब्लैकमेल करते हो। मैंने कहा हाँ, मैं हक से आपको ब्लैकमेल करूंगा कि आपको ही ये करना है। नाउ यू हैव टू वर्क इट आउट, कैसे करना है वो आपका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मेरा प्रॉब्लम था रोल लिखना और आप तक उस रोल को पहुंचाना, अब निभाना आपका काम है, ये आपको करना ही पड़ेगा। पर फिर वो प्यार इतना करते हैं, बोले यार तुम्हें कब मना किया मैंने, ये वो। फिर डांटते भी बहुत है मुझे शूट पे। तो बट आई एम लकी कि ऐसे इंसान की डांट पड़ती है कि ये तो मतलब बहुत अच्छे कर्म किए होंगे मैंने कि वो डांट भी देते हैं मुझे कि तुम ये मत करो वो करो। तो पर बहुत मजा आता है उनके साथ, मुझे बहुत अच्छा काम भी होता है। और सबसे मुझे खुशी हुई जब उन्होंने फिल्म देखी, तो वो जब रिलीज हुई तब वो नहीं थे यहाँ। फिर हमने बाद में जब वो लौटे तो हमने एक स्क्रीनिंग रखी उनके लिए, वो बाकायदा देखने आए, वो और रत्ना मैम और इमाद विवान सब लोग आए देखने और बहुत खुश हुए। उन्होंने गले लगाया मुझे 3 दफा और एक ही चीज बोली कि यार ये तो फिल्म मैंने पढ़ी है, इस पे काम किया है, एक्ट किया है, मुझे पता है कि क्या होने वाला है अगले सीन में। और डबिंग के दौरान कुछ पार्ट्स भी देखे हैं, एक रफ कट भी देखा है, लेकिन जब अब मैंने फिल्म इकट्ठी पूरे तौर पे देखी तो आखिरी 20 मिनट तो आई वॉज चोक्ड। यार ये क्या बना डाला तुमने, इतना दिल से बनाया। That's a huge compliment for a filmmaker. From him and he said कि यार थैंक यू यार फॉर गिविंग मी बब्बा। मैंने कहा कि यार थैंक यू, आपने निभाया। तो अब तो मेरे साथ हुई है कि वो तो मुझे हर फिल्म में, चाहे मुझे बिगाड़ दिए इन लोगों ने, चाहे वो विजय हो, चाहे वो नसीर साहब हो, चाहे शारिब भाई हो, चाहे फातिमा हो, इतने कमाल के एक्टर हैं। विजय मतलब ब्रिलियंट एक्टर, फातिमा मतलब शी हैज माई हार्ट, उससे खूबसूरत कोई मिलनी हो नहीं सकती, कि सब कुछ अंदर सजोई हुए बैठी है और इतना आंखों में दर्द है उसके। अगर आप देखें तो मिन्नी के सबसे कम डायलॉग है फिल्म के अंदर, शायद शारिब भाई के ज्यादा होंगे। मिन्नी बात नहीं करती, लेकिन मिन्नी सबसे अहम किरदार है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिन्नी सबको जोड़ के सेंटर पॉइंट है, वो सेंटर पॉइंट है हर इंसान का। हर इंसान उससे बेपनाह मोहब्बत करता है, चाहे वो बब्बा हो, चाहे वो विजय हो, चाहे वो शारिब भाई हो, तीनों उससे इतना प्यार करते हैं। और वो प्यार का अलग अलग फॉर्म है, कोई शायद भाई की तरह, कोई बेटी की तरह, कोई एक लवर बॉय की तरह, सबका अलग अलग रोमांस है उसके साथ। और इतना सुंदर इन लोगों ने पोर्ट्रे करा, मेरे लिए इतना आसान हो गया कि मुझे लगता है कि अब जो नेक्स्ट सेट ऑफ एक्टर्स के साथ मैं काम करूंगा, मेरा
एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एन एक्टर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अब काम करना लोगों के साथ मुश्किल है कि अब जब तक बब्बा नहीं आते तब तक मजा नहीं आता रे यार। और बब्बा तो इतना कमाल के एक्टर है यार कि वो उनके परफॉर्मेंस डायलॉग से ज्यादा अगर आप देखें तो उनके साइलेंस में है। कब वो सांस छोड़ते हैं, कब वो सांस लेते हैं, किधर उनका एक डीप साय आएगा, वो उनका इनक्रेडिबल, उनका जो गेज है, उनका गेज। अच्छा ये तो आपकी मूवीज की होगी। मूवीज के बारे में एक दो और बात करके उसके बाद में हम थोड़ी आपकी जो करियर की स्टार्टिंग है, क्योंकि लीनियर कन्वर्सेशन नहीं था तो हम थोड़ा उल्टी दिशा में जा रहे हैं। आपकी रीसेंट फिल्म से हम धीरे 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 पीछे जाएंगे। सो अभी ये तो हो गया, आपने बताया कि आपने इस तरह की मूवी बनाई। हमने ये भी बात कर ली कि किस तरह की मूवीज बन रही हैं जैसी आप बनाना नहीं चाहते और जैसी बननी भी नहीं चाहिए। बट ऐसे माहौल में जिस तरह की फिल्म मेकिंग आप कर रहे हैं कि वो एक स्लो पेस रोमांस है, एक ओल्ड वर्ल्ड चार्म है, उसमें उसमें कैरेक्टर्स में एक डेप्थ है, फिल्म मेकिंग में एक डेप्थ है, एंड बहुत सोचे समझे कैरेक्टर्स हैं, सोची समझी स्क्रीन राइटिंग है। ऐसे टाइम पे जब लड़ाई वाली मूवीज भी बन रही हैं जो कमर्शियली ज्यादा बॉक्स ऑफिस पे काम कर रही हैं, अनफॉर्चुनेटली इस तरह की फिल्में उतना नहीं कर रही, ऐसे में प्रोड्यूसर्स को ढूंढना कितना मुश्किल हो जाता है? प्रोड्यूसर ढूंढना, एक्टर ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, पर इतना मुश्किल भी नहीं होता है कि वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही चला था जाने बे मंजिल मगर लोग आते गए काफिला बनता चला गया। तो वही है कि अपने आप लोग जुड़ते जाते हैं। आपकी नीयत अच्छी हो, आपकी थॉट अच्छा हो, आप कुछ करना चाहें, लोग मिल जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो आसमान में भी छेद हो जाते हैं, अगर आप तसल्ली से आप एक पत्थर भी उछालिए तो हो जाता है वो। पर इम्पोर्टेंट ये है कि डटे रहना पड़ता है। वो एक लंबी स्ट्रगल है कि हर रोज एक हार का सामना आपको करना पड़ता है और फिर आपको रात को अपने आप को बताना पड़ता है कि चलो कुछ नहीं होता, कल सुबह अच्छी होगी, कल कुछ और अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें होंगी, कुछ अच्छा लिखूंगा, बनेगी, होगा, फिल्म तो होगी। वो थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है। और खैर क्योंकि मैं इतना ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं हूँ, इंसान भी मैं थोड़ा सुस्त सा इंसान हूँ। बहुत पसंद करता हूँ खामोशी को, बहुत पसंद करता हूँ माय ओन टाइम को, जिसमें मैं कुछ पढ़ सकूं, लिख सकूं, देख सकूं, सुन सकूं। तो उस सब के चलते मुझे कुछ एक होड़ नहीं है कि यार मुझे कुछ ये प्रोजेक्ट बना लूं। अब अगला प्रोजेक्ट क्या है? मैं फिल्में बनाने में यकीन करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट बनाने में यकीन नहीं करता। और फिल्में तभी बना सकता हूँ जब मैं अपने दिल से बनाऊं। मेरे पास और कोई सलीका तरीका नहीं है फिल्म बनाने का। मुझे वक्त लगा पिछली फिल्म बनाने में, लेकिन हाँ ठीक है, मैंने बीच में शोज बनाए, एड फिल्म्स बनाई बहुत सारी। अब अगली फिल्म की तैयारी कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ क्या बनाना चाहता हूँ। तो कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं, उन पर काम चल रहा है। मिल जाएंगे लोग यार, वो 2-3 लोग ही तो चाहिए। एक अच्छा एक्टर चाहिए, एक अच्छा प्रोड्यूसर चाहिए, और फिर हम वापस शुरू हो जाएंगे। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो, सन इज कमिंग, जल्दी करो, सन इज गोइंग, जल्दी करो, अरे अभी तक केबल वाला क्यों नहीं आया, ट्रैक कितनी देर में लगेगा। पर मुझे वो सर्कस बहुत अच्छी लगती है, मुझे सेट की जिंदगी बहुत अच्छी लगती है, जहाँ पे लोग आते हैं, किरदार बनते हैं। मैंने कहीं एक कमरे में लिखा होगा, एक बैठ के एक लाइन कभी, वो ले लिया जुगनुओं तारों से भी कर्जा मैंने, और फिर मैं देखता हूँ 3 साल बाद वो लाइन नसीर साहब बोलते हैं। इससे खूबसूरत वैलिडेशन क्या हो सकता है? वो मेरी लिखा हुआ शेर है कि, तो उससे सुंदर वैलिडेशन क्या हो सकता है? यही चीजों के लिए तो आदमी जिंदा रहता है ना, छोटी छोटी चीजों के लिए। जैसे अगेन मजरू साहब का एक किस्सा है कि मजरू साहब एक दिन जून की दोपहर में महबूब स्टूडियो पहुंचे, कोई गाने की रिकॉर्डिंग थी या जो भी थी, टैक्सी से उतरे हैं, काली शेरवानी, सफेद चूड़ीदार पजामा, ऊपर काली टोपी पहन के बंबई की गर्मी में उतरे हैं। तो कोई मेरे जैसा मस्खरा होगा, उसने बोला कि अरे क्या किसी के क्या वलीमे पे, शादी पे, निकाह पे आए हैं आप ऐसे कपड़े पहन के, ये क्या करने आए? तो बोले आज लता बाई हमारा गाना गाने वाली है जो हमने लिखा है, इससे बड़े जश्न का मौका तो और कोई हो ही नहीं सकता। कि इसके लिए तो हम पैदा हुए थे, गलियों में फिरे थे, कलम उठाई थी कि हम लिखेंगे और लता बाई गाएंगी। तो आज ना तैयार हूं तो कब तैयार हूं? तो हमारा भी वही है कि हम लिखेंगे और नसीर साहब जैसा आदमी
अमित जी जैसा कोई इंसान, मिथुन दा, आयुष्मान, विजय, ये लोग आके आपकी लाइन कहेंगे और उसको अपना बना लेंगे और आपको लगता है कि ये शायद उससे भी ज्यादा सच्चा बोल दिया जितना आपने सच्चा लिखा था, उससे भी ज्यादा सच्चा तो ये लोग बोल गए उसको कह के। तो यही छोटी छोटी खुशियां हैं और आप जैसे लोगों तक फिल्में पहुंचती हैं, आप लोगों को पसंद आती हैं, आप उसके बारे में बात करते हैं, पॉपुलर कल्चर में बात करते हैं। जैसे मुझे याद है कि मैं ज्यादा इंटरव्यूज में विश्वास नहीं रखता हूँ क्योंकि ज्यादातर इंटरव्यूज बड़े खोखले से इंटरव्यूज होते हैं कि आपको उनके साथ काम करके कैसा लगा, तो आप ये बोलेंगे अच्छा लगे, चाहे ना भी अच्छा लगा हो, हाँ। पर आपको बोलना पड़ेगा, दुनियादारी है। तो एक कोई दिल्ली की रिपोर्टर थी, वो उन्होंने मुझे बहुत तंग किया कि अरे मैं आपके साथ इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्या बात करेंगे यार हम, तो मैं टालता रहा उनको। फिर उन्होंने एक दिन मुझे एक बहुत अच्छी चीज कही कि मैं इंटरव्यू आपकी करना चाहती हूँ कि हीरा मंडी के चलते उर्दू कैसे पॉपुलर कल्चर में लौट के आई। तो मैंने तभी उनको फोन किया, मैंने कहा हाँ आप बताइए कब बात करना चाहती हैं। कि एक छोटी सी स्टैटिस्टिक्स उन्होंने दी कि मुझे कि मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पे, शॉपिंग प्लेटफॉर्म, ई शॉपिंग प्लेटफॉर्म पे अनारकली सूट्स की सेल कुछ 4 गुना हो गई आफ्टर रिलीज ऑफ हीरा मंडी। आप कहें तो कोरिलेशन है, आप कहें तो कोई कोरिलेशन नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपने अपनी जबान को जो दफन हो रही थी, गुम रही थी, उसको आप पॉपुलर कल्चर में लेके आ गए। मेरी एक दोस्त है, अमेरिका रहती हैं, उन्होंने अपनी एक तस्वीर भेजी मुझे, पूरा ऐसे मतलब कपड़े वपड़े झालर वालर सब पहन के। तो मैंने कहा ये क्या है, तो बोली मैं कहा किसी की शादी वादी पे जा रही हो तुम आज? तो उन्होंने कहा नहीं, आज हमारे यहाँ पे हीरा मंडी नाइट है, तो हम सब जो लड़कियां हैं हम सब उसी थीम पर, हम सब तवाइफे बन के जा रही हैं और हमारे जितने आदमी हैं, हमारे मर्द लोग, वो सब के सब नवाब बन के जा रहे हैं। तो मैंने कहा अरे वाह, कितनी खूबसूरत बात है कि आपने एक कल्चर को जो आपका हिस्सा है आपके अंदर कहीं किसी ने दबा के रख दिया, और शायद किसी ने ये भी बोला कि वो तुम्हारा हिस्सा नहीं है। मेरा हिस्सा है भाई, वो क्यों नहीं है, मेरा हिस्सा नहीं है। करेक्ट। अब जैसे आज मैं उर्दू पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, तो कोई मुझे कहता है कि आप मुसलमान है क्या? तो मुसलमान होने से उर्दू पढ़ने लिखने का कोई लेना देना नहीं है। मेरे कितने मुसलमान दोस्त हैं, वो उनको उर्दू का अलिफ नहीं लिखना आता होगा, ठीक है, मैं गुरमुखी लिख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। मेरे कितने सरदार दोस्त हैं, उनको गुरमुखी नहीं आती पढ़नी। तो इससे कोई मजहब का कोई लेना देना नहीं है। जबान जबान होती है, मजहब मजहब होते हैं, दो अलग अलग चीज होती है ना। तो इन दोनों चीजों को हम अलग रखें तो बहुत अच्छा हो। और ये जबानें तो हमारी अपनी जबान है। जैसे मैं सबको सिर्फ एक चीज कहता हूँ कि भाई तुम कुछ भी करो, अपनी मादरी जबान बोलना जरूर सीख लेना। आप अभी नहीं बोल पा रहे, नो प्रॉब्लम, आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। कल को आप 2 साल बाद, 5 साल बाद एक वक्त आएगा जब शायद आपके जो माँ बाप है ना रहे, इस जिंदगी का बहुत गमगीन सच है, वो नहीं रहेंगे, पर आपकी जबान के जरिए वो आप में रहेंगे। आप अचानक एक ऐसा लफ्ज इस्तेमाल कर लेंगे जो आप सोचेंगे यार ये मैंने कहाँ सीखा। तो आपको शायद याद आएगा कि एक रात माँ ने ये लफ्ज कहा था। तो इसीलिए उसे मादरी जबान कहा जाता है ना, वो आपके अंदर रहती है। तो आप अपनी मादरी जबान लिखना पढ़ना जरूर सीखें, चाहे वो सिर्फ एक डायलेक्ट हो। कई लोग कहते हैं हिंदी ही तो है, नहीं, हिंदी नहीं होगी तुम्हारी जबान, शायद कुमाऊनी हो, गढ़वाली हो, शायद कुछ और मैथिली हो। आप वो जबान सीखें। उसके जैसे मैं आई मेक इट अ पॉइंट कि नए नए पंजाबी के लफ्ज सीखूं, उनका मतलब समझूं, क्यों कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं। शायद उसका मेरे फिल्मों से शायद लेना देना ना भी हो, पर कहीं ना कहीं इट जस्ट मेक्स मी फील कि मैं ऊपर जो बढ़ रहा हूं, मैं नीचे भी बढ़ूं, मैं अपनी जड़ों को पकड़ता रहूं। तो इसलिए पंजाब मेरी फिल्मों में नजर आ जाता है, घूम फिर के हम पंजाब पहुंच जाते हैं। तो हाँ, बस वही है कि जबान बहुत जरूरी है, और इसी हवाले से हम आज यहाँ पे लिट फेस्टिवल में आए हैं। करेक्ट। कि जबान की तो बात है, और क्या है। करेक्ट। इनफैक्ट वो जबान और उर्दू को लेके जो आपको जो एक प्यार है, जो मोहब्बत है, वो आपकी स्टार्टिंग की मूवीज में भी है, हमेशा से। जैसे आपने वो चाबी वाली पॉकेट वॉच जो आपकी स्टूडेंट फिल्म थी, जिसको
स्पेशल जूरी अवार्ड भी मिल चुका नेशनल है, अवार्ड मिला, काफी अवार्ड्स मिले काफी उसको। अवार्ड्स मिले। देन देयर चौरस चांद भी आपने बनाई थी जो पाश पे जी लूजली बेस्ड थी आई थिंक। बिल्कुल। तो मूवीज में भी आपने वो चीज रखी है, एंड एक जो वो अर्ली फिल्म्स थी, पहली या दूसरी फिल्म जो रही, वहां पे भी आपने उर्दू को लिया, एंड देन आपकी जो लेटेस्ट मूवी थी उधर भी उर्दू है। हाँ दैट लव फॉर बिल्कुल लैंग्वेज इज देयर, इट्स बिल्कुल देयर। बिल्कुल। अगर आप इवन अगर आप सावरिया जो मैंने लिखी, गुजारिश जो सावरिया मैंने भी, लिखी, सावरिया में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर भी था। अगेन सावरिया जो बेस्ड है, वो बेस्ड है व्हाइट नाइट्स नाम का दोस्तोवस्की की एक कहानी है, हाँ स्टोरी, वो भी लिटरेचर से निकल के आई है। हाँ, उसको हमने एक नए कपड़े पहनाने की कोशिश करी, एक अलग फेरी वर्ल्ड में हमने ड्रीम लैंड में डाला, है ना। उसके अंदर भी अलग अलग जबानों का इस्तेमाल किया, जैसे जो रानी की जबान है अलग है, लिलियम आंटी जो थी जोहरा बाई, उनको हमने कैथलिक बनाया तो उनकी जबान थोड़ी अलग है, सबका बात करने का तरीका अलग है। फिर हमने गुजारिश करी जो गोवा में सेट थी, उधर जबान अलग थी, उधर ऑफ कोर्स हम उतनी चेस्ट उर्दू नहीं यूज कर सकते थे, लेकिन उसमें हमने मजेदार ईडियम्स खोजे। हाँ, जैसे उसमें एक छोटी सी चीज मैंने की थी कि अगर वो रेडियो जॉकी है तो उसका तकिया कलाम है ओवर एंड आउट। ओवर एंड आउट, विच इज लाइक जैसे वो आप फौज में होते हैं, आर्मी में होते हैं, कहीं पोस्टिंग होती है तो आप बात करते हैं ना, डेल्टा टू चार्ली, डेल्टा ओवर एंड आउट। तो वो हम लोग मैं लेके आया, तो बॉस को लगा ये तो बहुत मजेदार है। मैंने कहा हर इंसान का अपना एक कुछ ना कुछ एक क्वर्क होता है ना, तो जबान से ही आएगा, ओवर एंड आउट है उसका। तो और क्योंकि वो इसलिए भी इतना खूबसूरत बैठा क्योंकि फिल्म वॉज अबाउट ओवर एंड आउट, कि वो अब जाने वाला है, वो कह रहे हैं मेरा काम खत्म हो चुका है, ओवर हो चुका हूं मैं, अब आउट होने का वक्त आ चुका है। तो कहीं ना कहीं वेरी सटली विद लैंग्वेज आई ट्राई डूइंग ऑल। मैंने ताज लिखा, ताज की जबान अलग थी, फिर हीरा मंडी उसकी जबान अलग थी, फिर गुस्ताख इश्क की जबान अलग है। पर हाँ, कहीं ना कहीं उर्दू से मेरा एक लगाव तो बहुत ज्यादा है, वो तो डिनाई नहीं कर सकता मैं, मोहब्बत तो है, पर क्या करें, होनी भी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। हमारी अपनी जबान है, क्योंकि मेरे दादा यही कहते थे ये तो हमारी जबान है ना, एंड ही ऑलवेज हेल्ड इट अगेंस्ट पंजाबीज एज अ कम्युनिटी कि हमने इसको छोड़ दिया। मेरठ में पली बड़ी है वो जबान, अब दिल्ली की जबान है, हिंदवी कह लीजिए, हिंदुस्तानी कह लीजिए। हाँ, और हम लोगों ने उसको बोलना बंद कर दिया और हम लोगों ने गुरमुखी को अपना लिया, हमने पर्शियन जो राइटिंग है उसको छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जबान तो मेरी है। कई लोग मुझसे आगे पूछते हैं कि मैं अभी कुछ 2 हफ्ते पहले एक एक्टर को एक फिल्म नरेट कर रहा था, तो उन्होंने मुझे बोला यार तुम्हारी जबान तो बहुत अच्छी है यार, कहाँ सीखे तुम उर्दू? तो मैंने बोला माँ के पेट में सीखा मैं तो, ये तो मैं लेके आया, तो मेरे विरासत में है। लोगों के पास क्या कहते हैं, बाप दादा होते हैं जमींदार और कोठियां और हवेलियां छोड़ जाते हैं, मेरे बाप दादा मेरे लिए जबान छोड़ गए, मैं उसको लेके बैठा हूँ। क्या बात है, करेक्ट। अच्छा, आपने आपने जो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स भी, आई थिंक 150 से ज्यादा एडवर्टाइजमेंट, 350 से ज्यादा एड फिल्म बना चुका हूँ, बहुत सारी एड फिल्म्स बनाई हैं। फिर ये जो आपका अगेन वही चीज है ना कि कहीं इस फिल्म मेकिंग को लेके या फिर इस आर्ट को लेके जो एक इंटरेस्ट जो आपका इसमें है, तो ये आर्ट फिल्म्स बनाए जिसमें बहुत कम ड्यूरेशन में आपको पूरी कहानी बनानी होती है, एंड देन आपने शॉर्ट फिल्म भी बनाई, उसके बाद में आपने फुल फ्लेजेड फिल्म्स भी बनाई, देन हीरा मंडी जो थोड़ी जो मैंने सीरीज नाटक भी लिखे, नाटक भी लिखे आपने। सो ये इतने तरीके की चीजें जो आपने करी हैं, ये कहाँ से इंटरेस्ट है? कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई सिंपल सा काम करके नॉर्मल 9 to 5 की जॉब कर लूं और सेटल हो जाऊं? सच पूछो तो कई बार लगता तो था ये कि यार एक नौकरी हो, सरकारी सी नौकरी हो, पेंशन आए, पर कहीं ना कहीं अगेन वही बात है कि आप बहते हैं, कि आप कहाँ से शुरू होते हैं कहाँ पहुंचते हैं आपको भी नहीं पता, बट द पॉइंट इज आप बहते हैं और आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपको आगे बढ़ाता रहता है। तो चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। हमने कभी इतना सोचा नहीं कल ये करना है, आज ये करना है, परसों ये करना है। वो जो रास्ता बन गया वो हम लोग करते गए। और वही जैसे वो एक शेर भी है ना कि हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, हम भी दरिया हैं हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। क्या बात है। तो बस वही हम लोग करते रहते हैं कि यार क्या करना है पता नहीं। कोई आता है कहता है कि एड फिल्म बना दो, हाँ बना देंगे। कोई कहता है फिल्म बना लेंगे। कोई कहता है शो बना है, बनाते हैं। कोई कहता है नाटक लिखना है, हाँ नाटक लिखेंगे।
तो कहीं ना कहीं जुड़ाव रहा है लिखने लिखाने से, जुड़ाव रहा है इमोशन से। वही कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरी एड फिल्म भी देखें तो थोड़ी ज्यादा इमोशनल होती हैं। कोशिश करता हूँ कि दुनिया में मोहब्बत, दोस्ती, प्यार, ऐसी चीजें बढ़ती रहें, पनपती रहें। नफरत के दौर में भी मोहब्बत हमेशा रहे, चाहे बहुत थोड़ी हो, जरूरी है। पर वही काम रहता है मेरा, और वही कोशिश में लगे हुए हैं हम लोग सब। चलिए, थैंक यू सो मच पूरी। इट वाज एब्सोल्युटली वंडरफुल टॉकिंग टू यू, एंड आई होप आगे भी आप ऐसी फिल्में बनाएंगे, जैसा कि आपने कहा कि आज के जो नफरत के दौर में आप प्यार भरी फिल्में आगे बनाते रहें। एंड आई होप कि जो एक जो शिकायत वो रहती है ना हल्की सी, कि हम इतने इतने प्यार से मूवीज बना तो रहे हैं, पर वो कमर्शियली भी थोड़ी सक्सेसफुल हो जाए तो अच्छा लगता है। ऑब्वियसली किसे नहीं पसंद है कि उसकी फिल्में बहुत जैसे चलें। एक इसमें ना एक बहुत सुंदर एक बाबा बुल्ले शाह ने कहा है कि एक माली का काम ना सिर्फ पौधों को पानी देना है, उस पे फूल लगेगा या नहीं लगेगा वो ऊपर वाले का काम है। तो मैं ऊपर वाले का काम मैं क्यों करूं? उनको भी तो कोई काम करना है ना ऊपर वाले को, तो वो करेगा। वो फूल जब लगाएगा हम फूल नसीब कर लेंगे, जब नहीं लगाएगा तो भी हम पानी तो देते ही रहेंगे, है ना। ऑन दैट नोट, थैंक यू वंस अगेन। एंड ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं प्रोडिजी प्रो, उनकी तरफ से एक छोटा सा सोवेनियर। थैंक यू सो मच। थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे इतने देर तक इतना आराम से बात करने के लिए। लवली, थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।